हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो के जीवन परिचय एवं उसकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने विस्तार से जाना था कि किसी भी राजनीतिक चिंतक को उसके समय की परिस्थितियां बहुत अधिक प्रभावित करती है। किसी भी चिंतक का राजनीतिक चिंतन उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से ही बहुत हद तक निर्धारित होता है। तो किसी भी राजनीतिक चिंतक के विचारों का अध्ययन करने से पूर्व हमें उसके पारिवारिक जीवन, उसके समय की परिस्थितियां, परिवेश का अध्ययन करना उपयोगी होता है। इसी क्रम में आज हम प्लेटो के जीवन परिचय एवं उसकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिम जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्क संगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। न केवल राजनीतिक चिंतन बल्कि दर्शन शास्त्र में भी उसके उच्चतर योगदान को व्यक्त करने के लिए एमर्सन का ये कथन पर्याप्त है कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। ये कथन इसलिए भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्लेटो के पूर्ववर्ती किसी भी दार्शनिक ने दर्शन को एक पूर्ण निकाय बनाने का साहस नहीं किया। प्लेटो के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने कुछ विचारों, वादों या सिद्धांतों का संकेत मात्र दिया था। प्लेटो ही वह प्रथम दार्शनिक था जिसने एक सर्वांग और परिपूर्ण दर्शन की स्थापना का प्रयत्न किया, जो दर्शन शास्त्र के सभी पक्षों यथा मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, तत्वशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र आदि को समाहित किए हुए था। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि प्लेटो के बाद का जो दर्शन है, दरअसल प्लेटो द्वारा प्रकट विचारों का या तो संशोधन है या उसका पुष्टिकरण है या उसी की नए रूप में अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में 20वीं सदी के दार्शनिक एवं गणितज्ञ एन व्हाइटहेड का ये कथन महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण पश्चिमी दर्शन प्लेटो की पुस्तकों के फुटनोट की श्रृंखला मात्र है। तो निश्चित रूप से प्लेटो के दर्शन शास्त्र में उसके योगदान और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भी उसका योगदान अतुलनीय है। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में ईसा पूर्व 428 वर्ष में हुआ। हालांकि उसके जन्म वर्ष के बारे में प्राचीनता के कारण विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है, इसलिए कुछ विद्वान उसका जन्म वर्ष ईसा पूर्व 427 भी मानते हैं, जिनमें एम.बी. पोस्टर व M.Q. सिबली प्रमुख हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस, जो तत्कालीन यूनान का गौरवशाली नगर राज्य था, में हुआ। उसके पिता का नाम एरिस्टोन था, जिनकी वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं से होती हुई यूनानी मान्यताओं में समुद्र के देवता पोसीडोन तक पहुंचती थी। प्लेटो की माता का नाम पेरिकतियोन था, जो एथेंस के सुप्रसिद्ध कानून निर्माता सोलन की वंशज थी। इस प्रकार प्लेटो पितृ व मातृ दोनों पक्षों की दृष्टि से कुलीन था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकलिस था, जिसका शब्दार्थ सबसे अच्छा और प्रसिद्ध है, लेकिन उसका प्रसिद्ध एवं प्रचलित नाम प्लेटो था। ऐसा माना जाता है कि उसके भरे हुए और चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लातोन कहना प्रारंभ कर दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था चौड़ा या चपटा। धीरे धीरे ये प्लातोन शब्द अपभ्रंश होकर प्लेटो में परिवर्तित हो गया और एरिस्टोक्लीज प्लेटो के नाम से जाना जाने लगा। प्लेटो का विकृत रूप अरबी में अफलातून है और अफलातून के नाम से भी उसे जाना जाता है। प्लेटो आजीवन अविवाहित रहा था। इसके पश्चात हम प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो कुलीन परिवार से संबंधित होने और तत्कालीन एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप
उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके घर पर हुई, जहाँ उसने संगीत, कविता एवं चित्रकला का अध्ययन किया। ईसा पूर्व 407 में जब वो 20 वर्ष की आयु में था, उसकी मुलाकात सुकरात से हुई। वह सुकरात से प्रभावित हुआ और उसका शिष्य बन गया। ईसा पूर्व 407 से लेकर ईसा पूर्व 399 तक, जब तक कि सुकरात को विष देकर मृत्युदंड नहीं दे दिया गया, वह उसका अनुगामी बना रहा। उसने गुरु के रूप में लगातार उसका सानिध्य प्राप्त किया। प्लेटो सुकरात के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना और शासन को कला ही नहीं बल्कि उच्चतम कला की संज्ञा दी एवं विवेक पर सर्वाधिक बल दिया। यूनानी चिंतन में जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की त्रयी है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि यूनानी चिंतन सुकरात में बीज की तरह प्रकट हुआ, प्लेटो में लता की भांति फैला और अरस्तु में वह पुष्प की भांति खिल गया, उस त्रयी में प्लेटो दूसरे क्रम पे आता है। अब हम प्लेटोकालीन एथेंस के बारे में जानते हैं। एथेंस यूनान का गौरवशाली नगर राज्य था, लेकिन प्लेटो की आयु बढ़ने के साथ साथ वह निरंतर अवसान की ओर बढ़ रहा था, जिसका मुख्य कारण भ्रमणशील विदेशी शिक्षकों यानी सोफिस्टों की शिक्षाएं थी, जिन्होंने यूनानी समाज में, एथेंस के समाज में यह स्थापित कर दिया था कि इंद्रिय प्रत्यक्ष ही ज्ञान है तथा मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। उनके इस ज्ञान के कारण यह बात प्रत्येक व्यक्ति ने मान ली थी कि वस्तुनिष्ठ सत्य, ज्ञान और नैतिकता संभव ही नहीं है। अतः सदाचार के नियम, सार्वभौमिक नैतिकता या यहाँ तक कि नगर राज्य के कानून, इनके प्रति भी तत्कालीन एथेंस वासी उदासीन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि आत्मनिष्ठता ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। अतः सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसका निर्णायक केवल स्वयं व्यक्ति ही है, न कोई संस्था, न कोई व्यवस्था। इस ज्ञान के फलस्वरूप एथेंस के समाज में एक बौद्धिक व नैतिक अराजकता उत्पन्न हो गई थी, जिससे प्लेटो चिंतित था, प्लेटो दुखी था। दूसरी ओर प्लेटो के जन्म से पूर्व ईसा पूर्व 431 से 404 तक एथेंस पेलोपोनेशिया के युद्ध में स्पार्टा से संघर्षरत रहा और अंत में पराजित भी हो गया। पेलोपोनेशिया के युद्ध में हार से एथेंस के लोकतंत्र की कमर टूट गई और वह ईसा पूर्व 404 में 30 व्यक्तियों के एक गठबंधन द्वारा उखाड़ फेंका गया और इस तरह एथेंस में 30 व्यक्तियों के शासन की स्थापना हुई, जिसमें प्लेटो के निकट संबंधी यानी उसके नाना व मामा भी सम्मिलित थे। 30 व्यक्तियों के क्रूर व दमनकारी शासन का अंत एक दूसरी क्रांति से जल्दी ही हुआ और एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इसी लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ईसा पूर्व 399 में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। इस घटना ने प्लेटो को झकझोर दिया और यह प्लेटो के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सक्रिय राजनीति में भाग लेने की आकांक्षा रखने वाले प्लेटो के मन में राजनीति के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह लोकतंत्र का कटु आलोचक बन गया। तत्कालीन कानूनों व संविधान के प्रति उसकी पवित्र आस्थाएं डगमगा गई। वह कानून का भी आलोचक बन गया। सुकरात की मृत्यु के पश्चात उसका शिष्य होने तथा लोकतंत्र विरोधी होने के कारण उसका एथेंस में रहना निरापद नहीं था। अतः वह एथेंस से भागकर निकटवर्ती नगर मेग्रा चला गया, जहां उसने प्रसिद्ध रेखा गणितज्ञ यूक्लिड का सानिध्य प्राप्त किया। इसके पश्चात उसके 12 वर्ष का जीवन, जिसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है
कि इस दौरान उसने मिस्र, इटली, सिसिली, अफ्रीका तथा कुछ विद्वानों के अनुसार भारत तक का भ्रमण किया। इस प्रवास में उसका संपर्क पाइथागोरियन दार्शनिक आर्किटास से हुआ, जहां उसने पाइथागोरस के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि वह भारत में गंगा तट तक पहुंचा और यहाँ से उन्होंने वेदांत और भारत की वर्ण व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त किया, उसको निकट से देखा। प्रवास के दौरान ही ईसा पूर्व 387 में सिसिली के सिराक्यूज राज्य में प्लेटो की मुलाकात डियोन नामक एक व्यक्ति से हुई। डियोन प्लेटो के ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसका मित्र बन गया। डियोन का बहनोई डियोनोशियस प्रथम उस समय सिराक्यूज राज्य का राजा था। डियोन की प्रेरणा से वह दार्शनिक राजा बनने के लिए तैयार हो गया और प्लेटो उसे दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन कराने लगा। प्लेटो ने अध्ययन के दौरान उस समय के उसके निरंकुश शासन एवं अन्याय की आलोचना की, जिससे डियोनिशियस प्रथम क्रुद्ध हो गया और दूसरी ओर दरबारियों ने उसे डियोन के प्रति भी भड़का दिया था। परिणाम स्वरूप प्लेटो के मित्र डियोन को निर्वासित कर दिया गया तथा प्लेटो को स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया गया, जिसने उसे दास के रूप में बेच दिया। प्लेटो के एक पुराने मित्र एनिकेरिस ने प्लेटो को खरीदकर उसे दासता से मुक्त कराकर एथेंस भेज दिया। इस तरह से राजा को दार्शनिक बनाने के प्रथम प्रयास में प्लेटो को बड़े कटु अनुभव प्राप्त हुए। एथेंस में प्लेटो के शिष्यों ने धन एकत्र किया और अपने गुरु को दासता से मुक्त कराने वाले एनिकेरिस को उसकी धनराशि वापस लौटानी चाहिए, लेकिन एनिकेरिस ने कोई भी धनराशि लेने से इनकार कर दिया। इस एकत्र धनराशि से उसके शिष्यों ने एथेंस में एक मनोरंजक स्थल, जो वहाँ के एक वीर पात्र अकाडमिस के नाम से था, वो उसके शिष्यों ने खरीद कर प्लेटो को भेंट किया। प्लेटो ने 40 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर एक शिक्षणालय व शोध संस्थान की, जिसका नाम अकादमी था, स्थापना की। प्लेटो का बाकी का जीवन इसी अकादमी में व्यतीत हुआ। प्लेटो के बाद भी लगभग 100 वर्षों तक अकादमी यूनान में उच्च शिक्षा एवं बौद्धिक अध्ययन का केंद्र बना रहा। यद्यपि अकादमी दुनिया की पहली शिक्षण संस्था नहीं थी, जैसा कि दावा किया जाता है, क्योंकि अकादमी से पूर्व ईसा पूर्व 520 में क्रोटोना का पाइथागोरस स्कूल और ईसा पूर्व 392 का ईसोग्रेट का स्कूल भी स्थापित हो चुका था। फिर भी अकादमी सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था और जैसा कि पोस्टर के शब्दों में, प्लेटो का विद्यालय उन सब विश्वविद्यालयों का जनक है जो उसके बाद स्थापित किए गए। अकादमी का उद्देश्य शिक्षण के साथ ज्ञान के एक ऐसे विज्ञान का विकास करना था जिसके सहारे विश्व का सुधार किया जा सके। यह भावी दार्शनिकों का ट्रेनिंग स्कूल भी था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यहाँ निरंतर शिक्षण प्राप्त किया, जिसके संदर्भ में प्लेटो ने कहा कि वह अकादमी का मस्तिष्क था। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता था। अकादमी के प्रवेश द्वार पर अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। ज्यामिति एवं गणित के प्रति इस विशेष प्रेम का कारण यह था कि प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है उसको समझने में गणित या ज्यामिति के ज्ञान का अपना महत्व है, और यह भी माना जाता है कि गणित के अध्ययन से व्यक्ति अधिक तार्किक एवं कल्पनाशील बनता है। इसके अतिरिक्त यहाँ दर्शन, राजनीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। अकादमी
में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाता था, यह उस समय की दृष्टि से एक प्रगतिशील कदम था। इस प्रकार प्लेटो ने एथेंस के सार्वजनिक जीवन से विलग होकर अपना संपूर्ण समय अकादमी में अध्ययन, अध्यापन, लेखन एवं प्रबंधन में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। ईसा पूर्व 367 में सिराक्यूज में डियोनिशियस प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा डियोनशियस द्वितीय राजा बना। यह प्लेटो के मित्र डियोन की प्रेरणा से दार्शनिक शासक की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। फलस्वरूप डियोन ने प्लेटो से आग्रह किया कि वह सिराक्यूज आकर राजा को दार्शनिक बनने की शिक्षा प्रदान करे। इस समय प्लेटो की आयु 60 वर्ष हो गई थी और वो स्वयं भी सिराक्यूज जाने की इच्छा नहीं रखता था, किंतु उसने विचार किया कि अगर वह नहीं गया तो वह स्वयं और उसका संस्थान अकादमी दुनिया की नज़र में स्वप्नदृष्टा, काल्पनिक और अव्यावहारिक ही समझे जाएंगे। अतः अंततः प्लेटो सिराक्यूज गया। प्रारंभ में डियोनशियस द्वितीय ने दार्शनिक राजा बनने की शिक्षा में पर्याप्त रुचि ली, लेकिन जल्दी ही उसे प्लेटो की शिक्षा नीरस व बोझिल प्रतीत होने लगी। दूसरी तरफ दरबारियों ने उसे डियोन के विरुद्ध भड़का दिया कि डियोन पदच्युत करके खुद राजा बनना चाहता है। इसके कारण उसने डियोन की संपत्ति जब्त कर ली और उसे निर्वासित कर दिया। इन परिस्थितियों से निराश होकर प्लेटो वापस एथेंस लौट गया और इस प्रकार राजा को दार्शनिक बनाने का उसका दूसरा प्रयास भी विफल हुआ। इस घटना के 6 वर्ष के पश्चात यानी ईसा पूर्व 361 में डियोनशियस द्वितीय ने स्वयं प्लेटो से आग्रह किया कि वो सिराक्यूज आए और उसे दार्शनिक राजा बनने का शिक्षण करे, उसका अध्ययन कराए, और उसने यह भी वादा किया कि वह उसके उपदेशों का पालन करेगा। 65 वर्ष की आयु की वृद्धावस्था में अनिच्छा के बावजूद प्लेटो सिराक्यूज पहुंचा, लेकिन प्लेटो के मित्र डियोन के निर्वासन के विषय को लेकर राजा और उसमें मतभेद उत्पन्न हो गए। परिणाम स्वरूप वह दार्शनिक राजा बनाने के तीसरे प्रयास में भी असफल होकर एथेंस पहुंच गया। इन असफल प्रयासों का निर्णायक प्रभाव प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर पड़ा। प्लेटो की अब तक की आदर्शवादी चिंतन श्रृंखला खंडित हो गई। कल्पना के पंख उतारकर वह यथार्थ की भूमि पर चलने को विवश हो गया। उसने अपनी आदर्शवादी कल्पना की उड़ान को स्टेटमेंट और फिर लाज के माध्यम से यथार्थ के धरातल पर उतार दिया। इस प्रकार युवावस्था में आदर्श शासक रूपी हाथी की पीठ पर बैठकर आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया। अपने जीवन का शेष समय उसने अपने अंतिम ग्रंथ, जो उसका व्यवहारिक दर्शन जिसमें प्रकट होता है, लोच के लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 347 में अपने एक छात्र के विवाह भोज में सम्मिलित होने के पश्चात विश्राम करते हुए यह दार्शनिकों का दार्शनिक एवं प्रथम राजनीतिक दार्शनिक चिर निद्रा में लीन हो गया। इस तरह से यह महान दार्शनिक प्लेटो के जीवन का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन था। अगली कक्षा में हम प्लेटो की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।